नमस्कार, द रिफॉर्मर न्यूज में मैं नवनीत सिन्हा आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। मेरे न्यूज़ चैनल के माध्यम से नेताजी की बात जो प्रोग्राम मैंने शुरू की है, उनके पहले सेगमेंट में मैं आपको ऐसे नेताजी से मिलवाने वाला हूं जो अररिया जिला के राष्ट्रीय जनता दल के बड़े कद्दावर नेता और युवाओं के बीच खासे लोकप्रिय और एक विशिष्ट और अलग पहचान रखते हैं वो हमेशा से, और मेरे अभिभावक तुल्य भी हैं। और मैं शुक्रगुजार हूं उनका कि उन्होंने मुझे मौका दिया। वे वर्तमान में भी प्रखंड क्षेत्र नरपतगंज प्रखंड क्षेत्र के माननीय विधायक हैं। जी हाँ दर्शक, आप समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं नरपतगंज के माननीय विधायक श्री अनिल यादव जी का। तो आइए उनसे कुछ पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मुझे इस चुनावी समर में बड़े व्यस्तता के बीच आपने मुझे कुछ समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी धन्यवाद सर। पहला संक्षिप्त में यह मेरा ये प्रश्न है कि पिछला 5 साल का कार्यकाल जो आपका रहा है, जनता बहुत सारे जनता के चौपाल कार्यक्रम को लेकर गया था कई गांव में प्रखंड क्षेत्र में, तो वहाँ लोगों का रुझान बहुत अच्छा आया और बहुत अच्छा उन्होंने आपके कार्यकाल को बताया। तो आप अपने नज़रिए से कुछ आप अपने कार्यकाल के बारे में बताएं कि आपका कार्यकाल जो है किस नज़रिया से कैसा रहा। देखिए, प्रजातंत्र में जनता नेताओं को चुनने का काम करती है काम के लिए जी। लेकिन आज दुर्भाग्य से हमारे देश में कुछ फिरका परस्त ताकतें हैं, उसको भावनात्मक रूप देकर के वोट लेती है। हम तो सीधे जाते हैं। हमने 5 साल जो काम किया है वो लोगों के सामने है। 42 पंचायत है हमारे विधानसभा क्षेत्र में और 4200 पंचायत में मैंने सड़कों का काम किया है। 300 से अधिक सड़कें बन गई हैं, 200 सड़क बन गई है और 100 में काम चल रहा है। अभी शिलान्यास लगातार हम लोग कर रहे हैं जिसका सैंक्शन है रोड। तो हमने काम किया है, लोगों के लिए उपलब्ध रहता हूं मैं। 12 से 14 घंटा 16 घंटा हमारा मोबाइल खुला रहता है, लोग बात करते हैं हमसे। जो काम बन पड़ता है विपक्ष में रहने के बावजूद मैं करता हूं। काम के प्रति समर्पण ही मेरा सबसे पहला उद्देश्य था, जिसके चलते कि ये लोग अभी भी हमारे प्रति खुशफहमी पाले हुए हैं। और वैसे प्रजातंत्र में आप बाप जब सभी बेटे को एक साथ खुश नहीं रख सकता है, ऊपर वाला भगवान भी 5 उंगलियां बराबर नहीं बनाता है, तो कमी भी रह ही जाती है। मैं भी इंसान ही हूँ, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ अपने मतदाता बंधुओं से जिसका कि काम नहीं हो पाया। मैं कोशिश करूंगा कि यदि मुझे मौका मिलेगा तो मैं फिर ये काम करूंगा। लेकिन आज मंदिर मस्जिद के नाम पर, हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, गीता और कुरान के नाम पर वोट मांगा जा रहा है। तो निश्चित रूप से उससे तो आप जो सवाल जवाब नहीं कर सकते। उससे क्या मांगे? आप तो वोट दिए हैं भारत पाकिस्तान के नाम पर, तो आप उससे रोड का, बिजली का या और कुछ कोई अपेक्षा नहीं रख सकते। यही हो रहा है दुर्भाग्य से हमारे यहाँ। दुर्भाग्य से ये लोग हो रहा है। मोदी जी कहते थे, कल तो हम दर्जनों सभाओं में जाते हैं, लोग कहते हैं कि आप तो मोबाइल उठाते हैं। कुछ और जनप्रतिनिधि हैं जो मोबाइल नहीं उठाते हैं। तो मोबाइल उठाएंगे क्यों? हमने कहा उसको तो आपने वोट नहीं दिया था। उसका नेता कहता था कि जो मुझे वोट दो, आपका सारा वोट मुझे मिलेगा, मैं पाकिस्तान में घुस करके जो उसको मारूंगा, चीन से मार खाऊंगा। पाकिस्तान में घुस करके क्या मार रहा है, यदि उससे सबूत मांगा जाता है तो लोग देशद्रोह का आरोप लगाते हैं। बच गई बात नीतीश जी हमारे सूबे के हैं। चूंकि सामाजिक न्याय के दौर में मैं नीतीश जी को कुछ अगल बगल बात नहीं कहा, सामाजिक न्याय के दौर के नेता थे वो भी। लेकिन दुर्भाग्य से वो चंगुल में फंस गए सामंतीवादी ताकतों के और पदाधिकारी वाद हो गया। नीतीश जी किसी एमएलए से, कोई एमएलए उसी की पार्टी का हो या उसका जो कलीग है बीजेपी का, उसके एमएलए को कहिए तो आप डायरेक्ट टेलीफोन करके जाइए तो आप नीतीश जी से मिल लीजिए, उसको टाइम मिलेगा। आज हमको जरूरत है, आवश्यकता, आज टाइम मिलेगा उसको 2 दिन के बाद, बैठिए, इसके बाद उससे पूछा जाएगा। लेकिन उसकी बात नहीं सुनी जाएगी, पदाधिकारी की बात सुनी जाती है। और जब प्रजातंत्र में पदाधिकारी की बात सुनी जाएगी तो पदाधिकारी का तो क्या है, वो तो उच्च कोटि का अपने को सामंत पूछता है, नव सामंत है वो पदाधिकारी। और घूसखोरी का बाजार गर्म है, उसको आप कुछ नहीं कर सकते। कहीं प्रखंड में कर्मचारी नहीं है, पंचायत सेवक नहीं है, एक कर्मचारी 4 दलाल रखे हुए हैं। प्रखंड में अमीन नहीं है, लोग झगड़ा होता है थाना में,
सब कुछ छोड़ करके जो है शराब वालों से कमीशन खोरी हो रही है, शराब वालों से करोड़ों की उगाही हो रही है। फिर 10 ट्रक शराब लाता है, 1 ट्रक शराब वही शराब माफिया जैसे पकड़ा भी देता है, उसको उपलब्धि भी होती है जो मैंने शराब पकड़ा है, और इससे अधिक तो कोई काम हो नहीं रहा। नीतीश जी का इसलिए हम लोग खिलाफ कर रहे हैं। ये पदाधिकारीवाद इन्होंने जिस आशा और आकांक्षा के साथ 15 के चुनाव में महागठबंधन को वोट दिया, उसको तोड़ने का काम किया नीतीश जी ने, इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं और आम जनता भी उसके खिलाफ है। रोजगार की तो कोई बात ही नहीं है। संजोग से अभी 15 साल बनाम 15 साल की लड़ाई वो लोग छेड़ रहे हैं। ये 15 साल बनाम 15 साल 15 साल जिस समय लालू जी का शासन अंत हो रहा था राष्ट्रीय जनता दल का, उस समय में जो 5 साल का लड़का था आज 20 वर्ष का नौजवान है। वो नहीं देखा उस दौर को। वो सामाजिक न्याय का दौर था, सामाजिक परिवर्तन का दौर था। जो कुर्सी पर नहीं बैठते थे उसको कुर्सी पर बैठाने की बात थी। जो हमारा गरीब गुरबा पिछड़ा समाज अल्पसंख्यक समुदाय का लोग जो बीडीओ और सीओ से बात नहीं कर पाता था, वो डीएम और एसपी से नजर मिला के बात करने लगा। ये देन थी लालू यादव की। फिर आपका दौर आया, आपने तो फिर उसको मनुस्मृति के शासन की ओर ढकेलने का काम कर दिया किसी दूसरे के फेरा में। आप पासंग का रोल करके कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं। इसकी तकलीफ है हमको। आज हमारा नया नेता नौजवान है। मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ नौजवान को हर साल देंगे नौकरी। हम कहाँ गया वो सपना? कहाँ पर देंगे नौकरी? आप कहाँ चला जाएगा रिजर्वेशन? पुरखों ने हमारे जो रिजर्वेशन की लड़ाई लड़ी थी, वो लड़ाई कहाँ चली जाएगी? सरकारी नौकरी नहीं बचेगी तो कहाँ चला जाएगा? सारा सरकारी रेलवे जो कि विश्व में सबसे बड़ा नौकरी देने वाला चीज है, उसको प्राइवेट सेक्टर में बेच रहा है। सारा चीज प्राइवेट सेक्टर में जाएगा। ये कहाँ जाएगा गरीब गुरबा? कहाँ मिलेगी उसको नौकरी? कहीं नहीं मिलेगी उसको। फिर ये पाताल में चला जा रहा है। हमारा नेता तेजस्वी यादव के रूप में नौजवान नेता है हमारे पास। हिंदुस्तान में किसी पार्टी के पास में इतने नेतृत्व करता है इतना नौजवान, ये ऐसा नौजवान नहीं है। और इन्होंने वादा किया 5 साल की तो बात है, प्रजातंत्र में 5 साल, प्रजातंत्र में 5 साल का समय दिया जाता है। अब 5 साल में देख लो, 15 देख चुके आप। 5 साल में आप देखने का काम कीजिए। 5 साल में हम आम जनता से अपील करेंगे। आप देखिए, उन्होंने कहा कि आर्थिक आजादी देने का काम होगा। ये जितने संविदा पर हैं, गैर सरकारी हैं, नियोजित हैं, सभी को सरकारीकरण किया जाएगा। सबको सरकारी नौकरियां दी जाएगी और कल कारखाने खोले जाएंगे। जिस समय में 15 साल का शासन समाप्त हो रहा था राष्ट्रीय जनता दल का, याद होगा आप लोगों को, याद कीजिएगा। लोग भी याद करते हैं और पत्रकारों से भी पूछिएगा। आप तो नौजवान हैं, पूछिएगा। सुशील मोदी जी ने कहा था और नीतीश जी ने, आज हमारे बिहार का नौजवान शादी करके आता है, दुल्हन को घर में रख करके सवेरे चला जाता है रोजगार के लिए पंजाब। क्या वो स्थिति सुधर गई? 15 साल में आपने सुधार दिया कि दुगुनी रफ्तार से लोग जो है पलायन कर रहे हैं। आज कोरोना का भय है, लोग भाग के घर आए थे, फिर उस कोरोना काल में भी फिर लोग पुनः जाना शुरू कर दिया। आपने कहाँ दिया रोजगार? आपने पेट पर गरीबों को लात मारने का काम किया, आपने ठगने का काम किया। और मैं समझता हूं कि आम जनता में जो उफान है वो तूफान का रूप लेगा और ऐसी सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम। सर, आपने इस पहले जो मैंने प्रश्न किया उसके संदर्भ में पहला बात तो आपने ये रखा कि मैंने जो है सड़कों का जाल बिछाने के संदर्भ में, चूंकि कार्य जोरों पर भी है और आए दिन लगातार अखबारों के माध्यम से हम लोगों को सूचना भी मिलती है, तो कई विपक्ष के लोग आरोप भी लगा रहे हैं कि विधायक जी चुनावी प्रक्रिया के टाइम में अभी जो है चुनावी एक स्टंट बना रहे हैं उस चीज़ को। और दूसरी ओर ये भी कह रहे हैं विपक्ष के लोग कि शिलान्यास तो हो जाती है, शिलापट लग जाती है, पर नियत कार्य पुले का या सड़क का जो नियत कार्य है वो समय पर नहीं पूरा हो पाता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? करना। और जहां तक मैं जब विधायक बना उसके 6 महीना साल भर के बाद जब मैंने योजना, मेरी सारी योजना की मैं सूची जारी करूंगा, पंचायत वाइज सूची जारी करूंगा। 300 जो योजनाएं हैं 15-16 के बाद से जो शुरू हुई है, सैंक्शन भी उसी समय में हम लोगों ने कराया। 200 रोड बन भी चुका है। तब तो मैं जब सूची जारी करूंगा तो चेक कोई भी कर सकता है। हाँ, कहीं कहीं गड़बड़ी है, यदि समय पर उसका पूरा नहीं होता है तो ये विधायक जिम्मेवार नहीं है। यह हमारा सिस्टम जो बनाया हुआ है नीतीश कुमार जी, ये पदाधिकारियों का, उस सिस्टम के चलते जो योजनाएं समय पर पूरी नहीं हो पा रही है। लेकिन मैं कोई भी शिलान्यास, जब तक आपका प्रशासनिक स्वीकृति मिलके वो रोड स्वीकृत हो जाता है, टेंडर में चला जाता है, इसके बाद हम लोग शिलान्यास करते हैं। और संवेदक पर लगाम कसने की जिम्मेदारी मैं आम पब्लिक को भी कह देता हूं कि आप गलत काम मत होने दीजिए।
आप इमीडिएट हमको खबर कीजिए, आप इंजीनियर को कीजिए, हम लोग जाके तहकीकात करेंगे। अब मैं जो भी शिलान्यास कर रहा हूँ, चूंकि ये कोरोना के चलते जिसका मार्च में होना चाहिए वो अभी हो रहा है, तो स्वीकृति अभी मिली है, मैं स्वीकृति वाला कागजात मेरे साथ है, मैं दिखाता हूँ और मैं वहाँ शिलान्यास करता हूँ। आज नरेंद्र मोदी जी अभी तक आचार संहिता क्यों नहीं लगा? क्योंकि मोदी जी जो घोषणा कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं, इसके चलते नहीं लग रहा है। और तो मोदी जी भी, तो यदि आप प्रतिपक्ष के लोग कह रहे तो मोदी जी भी झूठ बोल रहे हैं, मोदी जी भी झूठी योजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं। यदि मैं झूठी योजना का शिलान्यास कर रहा हूं, मेरे पास तो पेपर है, स्वीकृति मिली हुई है, वित्त विभाग से उसका फंड अलॉट है, तो फिर तो वो देर यदि हो रहा है तो वो सिस्टम का देरी है। सिस्टम आपका सिस्टम, नीतीश कुमार जी का सिस्टम, उसमें मेरी कोई गलती नहीं। तो सर आपको क्या लगता है कि बिहार का विकास जो लगातार कई सालों से अवरुद्ध रहा है, और इसमें आप जिम्मेवार कई कारक मानते हैं, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, अफसरशाही, घूसखोरी, ये सब तमाम तरह की स्थितियां चरम पर है, और आए दिन जो है ऐसी कई बड़ी बड़ी घटनाएं होती रहती है, छोटी छोटी घटनाओं तो उजागर भी नहीं हो पाता है, बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती है, जिसको लेकर के प्रशासन का जो उदासीनतापूर्ण रवैया रहता है, वो भी स्थिति कहीं ना कहीं एक दुर्बल स्थिति हो जाती है। तो मेरा ये सवाल है कि आपको क्या लगता है, कहीं कि आप बात कर रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल की, तो राष्ट्रीय जनता दल का अगर शीर्ष नेतृत्व उभर कर सामने आता है या इस बार चुनाव में परचम लहरा पाता है, तो आपको क्या लगता है ये सब समस्याएं दूर हो पाएंगी? निश्चित रूप से। देखिए, नेता की नीयत देखी जाती है, नीयत आपकी दुरुस्त, आपका दुरुस्त नहीं है तो नहीं होगा कोई काम। आप तो नीतीश जी को तो क्या तो नीयत लोग देख रहे हैं, आम पब्लिक नहीं आता है उनका। आज तक मैंने लालू जी का भी शासन देखा, पॉलिटिकल आदमी उसका की अध्यक्षता करते थे, वो पदाधिकारी खड़े रहते थे, चाहे वो डीएम हो, एसपी हो, आईजी हो, डीआईजी हो, और नीतीश जी के कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला पदाधिकारी करते हैं। पॉलिटिकल आदमी तीसरी लाइन में बैठते हैं, मंच पर तीसरी कतार में, प्रथम और द्वितीय कतार में पदाधिकारी उसके बैठते हैं। तो क्या मैसेज जाएगा इससे मैसेज गया जो क्या वैल्यू है आपके हमारे नेता का? लोग अपने नेता को, जिसको वोट देते हैं, उसको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, उसको अगली कतार में बैठने के लिए सोचते हैं, जो वो अगली कतार में वो मुख्यमंत्री से हो गए निकट। लेकिन ऐसी बात नहीं हो रही है, उन्होंने सिस्टम को बिगाड़ दिया है, और हमारा नेता जो है वो नियत उसकी दुरुस्त, तेजस्वी, और उसके आपने देखा होगा एक दिन का सत्र, उसके डर से सत्र की अवधि घटा दी जाती है, और उसको समय मिला था ये 32 मिनट 35 मिनट, सारे विपक्ष ने उनको समय दे दिया, और 1 घंटा की अवधि में नीतीश कुमार जी को और सुशील मोदी जी को जवाब नहीं मिला उसका। कहीं न कहीं तो आप लाजवाब हैं। भ्रष्टाचार की बात जहां आप कहते हैं आम जनता में, हिंदुस्तान की जनता खूनी क्रांति नहीं करती है, यहाँ की जनता बैलेट क्रांति करती है। 1977 में इंदिरा गांधी का सूरज जब डूबता नहीं था, तो उस समय उसने इंदिरा गांधी को हराने का काम किया था, जबकि विपक्ष इतना मजबूत भी नहीं था। एक से एक तानाशाह चले गए। प्रजातंत्र में, हिंदुस्तान में तानाशाही का कोई आइडियोलॉजी नहीं है, तानाशाही के लिए कोई जगह नहीं है। बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का संविधान है, उस संविधान को नष्ट भ्रष्ट करने की तैयारी ये लोग मिलकर कर रहे हैं। उसके खिलाफ जनता में सुगबुगाहट है, और जिस दिन मतदान होगा वही भावना उभर करके सामने आएगी। सर, बैलेट पेपर की आपने चर्चा की, चूंकि अभी ईवीएम का दौर आ चुका है, तो बैलेट पेपर तो है नहीं, तो ईवीएम में गड़बड़ियां भी सामने आती है सर, तो इस लेकर के तो एक दुविधापूर्ण स्थिति हो सकती है। प्रधानमंत्री का जो चुनाव था उसमें भी ये चीज आरोप लगे थे ईवीएम पर। देखिए, मैं इसमें नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं ईवीएम का एक्सपर्ट नहीं हूँ। ईवीएम में जो भी दुर्गत हो, लेकिन यदि जनता जागरूक है, और जब हवा तूफान बहेगी तो कोई घोटालाबाज, सोई हुई जनता का न चोरी, सोया हुआ आदमी रहेगा घर का मालिक, तब न चोरी होगी। जनता जागरूक हो चुकी है, कोई भी हम उसकी तकदीर नहीं बदल सके। सर, राष्ट्रीय जनता दल का जो शीर्ष नेतृत्व है, इस पर कहीं ना कहीं अभी देखिए ऊपर की जो शीर्ष नेतृत्व है उसमें फूट की स्थिति भी हो रही है, कई विधायक बागी हो रहे हैं, तो उसको लेकर चुनाव में क्या असर पड़ने वाला है, या कुछ असर ऐसा हो? देखिए, चुनाव के समय का फेरबदल को आप फेरबदल मत मानिए, वो सिद्धांत के लिए फेरबदल नहीं होता है, वो चुनावी जीत के लिए फेरबदल होता है। यदि हमारे नेता के नेतृत्व में विश्वास नहीं था किसी विधायक को, तो उसको बीच में छोड़ के चले जाना चाहिए था। आज आप कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, वैसे लोग जो सोच रहे थे जो मेरा टिकट कटने वाला है, मुझे जनता दुत्कारने वाली है, नेता को खबर है, उसने सर्वे कराया है, उसका टिकट कटेगा,
तो वो दौर बदल रहे हैं, और जो वहां चले गए हैं टिकट मिलेगा कि नहीं अभी भी बेचारे लटके हुए हैं, चूंकि वहां भी वैसी ही बात होगी। यही बात है, इसको आप कुछ मत समझिए। चुनाव का दौर जब भी आता है ऐसे लोग दल बदल करते रहते हैं। हम लोग तो चुनाव हारते रहे, लोग ढेर सारे ऑफर देते रहे, लेकिन हम लोग का नहीं। हम लोग जिस सिद्धांत को माने, जिस नेता को हमने स्वीकार किया, मैं ता जिंदगी उसको स्वीकार करता रहूं। सर, तमाम तरह की पार्टियों पर लगातार परिवारवाद के भी आरोप लगते रहे हैं, जो बिहार में एक दयनीय स्थिति को दर्शाता है। और चूंकि अभी मैं तेज प्रताप यादव जी के संदर्भ में बात करना चाहूँगा कि राष्ट्रीय जनता दल में वो जैसे बयान के लिए जाने जाते हैं, कहीं ना कहीं पार्टी के लिए एक संकट की स्थिति, कभी कभी विकट की स्थिति भी होती है, तो उनके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तेज प्रताप जी हमारे नेता नहीं, नेता हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। नेता विपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। जहाँ तक परिवारवाद की बात है, आप एक बात बताइए हमको, आप चले जाइए बड़े बड़े शहरों में जहाँ डॉक्टर्स रहते हैं, इंजीनियर्स रहते हैं। एक डॉक्टर है, खानदानी डॉक्टर है, बेटा भी डॉक्टर है, बेटी भी डॉक्टर है, सारा लोग है, इंजीनियर है, वही है। जज का बेटा वकालत करता है, फिर जज हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में क्या हो रहा है? इसीलिए उच्च तबके के लोग हैं, सामंतवादी लोग हैं, उसके खिलाफ कुछ नहीं। एक निचला तबका का नहीं, मेरा बेटा झंडा ढोएगा सब दिन तो एक्सपर्ट तो हो जाएगा नेतागिरी करने में। मेरा बेटा जो पोस्टर साटेगा तो एक्सपर्ट तो हो जाएगा वो, लेकिन थोपा नहीं जाता है। वो एक्सपर्ट है और जनता उसको स्वीकार करेगी तो वो हो जाएगा, नहीं स्वीकार करेगी कोई दूसरा होगा, नया नौजवान आएगा। इसमें कहाँ कोई बात है? तो सवाल है कि जो जिस किसान का बेटा किसान हो जाता है, देखे होइएगा आप, मजदूर का इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता है, मिस्त्री का बेटा मिस्त्री हो जाता है, वो तो स्वाभाविक, वो धंधा है। राजनीति भी एक धंधा है, लेकिन स्वीकार करना नहीं स्वीकार करना जनता का। हमारा बेटा यदि काम अच्छा करेगा, नेतागिरी काम हमारा बेटा तो नहीं कर रहा है, लेकिन यदि करेगा जनता स्वीकारेगी तो ठीक है, नहीं स्वीकारेगी तो नया नेतृत्व आएगा। मैं किस विरासत से आया हूँ? हमारे यहाँ तो बरगद का वृक्ष था, जहाँ भी होता था रामघाट एक जगह, वहीं से लोग आते थे। मैंने तो कार्यकर्ता के रूप में किया और जनता ने मुझे स्वीकार किया। कहाँ थोपा हुआ लोगों को कहाँ आया? पिछले बार का आदमी थोपा हुआ को नहीं स्वीकार किया। हम भी यदि थोपने का कौन काम करेंगे तो स्वीकार नहीं करेगी जनता। जनता यदि प्रजातंत्र में स्वीकार करती है तो थोपा नहीं जाता। इसलिए कि गरीब गुरबा सामाजिक न्याय बैकवर्ड कम्युनिटी का आदमी है तो उसको गाली दी जा रही है, तो परिवारवाद होता है। और जब ऊंचे तबके पर होता है तो वहां परिवारवाद नहीं होता है। बीजेपी के लोग बोल रहे हैं परिवारवाद नहीं होता। दर्जनों से सैकड़ों एमपी है जिसका बेटा हुकुमदेव यादव मरा था, अशोक यादव कैसे बन गया? सीपी ठाकुर का बेटा कैसे बन गया? ये बताइए। वहां परिवारवाद नहीं है, इसलिए कि वो उच्च कोटि के हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। वहां तो चोर भी जगह तो गंगा जल से पवित्र हो जाएगा। आज लालू यादव समझौता कर लेते, लालू यादव बाहर रहते, चौटाला समझौता कर लिया, उसका बेटा हो गया। तो सवाल है क्या, जो समझौता कर लेता तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होता, नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं होते। तो हमने लालू यादव नेल्सन मंडेला है बिहार के, और उन्होंने कहा कि मुझे फांसी की सजा मिल जाएगी गरीब गुरबों को जगाने का काम करने के लिए, तो मैं फांसी बर्दाश्त करूंगा, लेकिन मैं समझौता नहीं करूंगा। हमारा नेता का मेरी उम्र 50 साल राजनीतिक उम्र है, हम समझौता किसी कीमत पर नहीं करेंगे। मेरी उम्र है, हम मुख्यमंत्री बनने के लिए समझौता नहीं करेंगे। इस आदर्श को भी तो वारना चाहिए। मीडिया आज क्या हाल है मीडिया का, ये आप लोग भी जान रहे हैं। हम लोगों को तो सीधा कहता है मीडिया ऑफ द रिकॉर्ड, जब भाई पेट हमारा कैसे भरेगा? आपको जेब में पैसा नहीं है, जिसको जेब में पैसा है तो पेट भरता है, उसी का गुणगान हम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का चेहरा आ रहा है, नीतीश जी का चेहरा आ रहा है, अरबों अरब आप निकालिए आरटीआई देके, अरबों अरब पूरा अखबार भरा रहता है, पूरा प्रेस, वो पैसा कहाँ जा रहा है? वो पैसा मीडिया वाले को दे रहे हैं। मीडिया को वोट मीडिया वाला नहीं देता, अखबार नहीं पढ़ता हम लोगों को वोट देने वाला आदमी, टीवी नहीं देखता हम लोगों को वोट देने वाला आदमी, वो सुदूर देहात का आदमी है। उसको सड़क चाहिए, उसको रोजगार चाहिए। अब की बार रोजगार की लड़ाई होगी, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई होगी। सर, तेजस्वी यादव जी लगातार जो है सुशासन बाबू जिसको कहते हैं कई लोग उधर समर्थक लोग, और नीतीश कुमार जी पर आरोप भी लगाते रहते हैं और पलटू चाचा के नाम से बयान भी देते हैं। और पिछला जो चुनाव हमने देखा कि उसमें कोई फायदा विशेष नहीं मिला, तो क्या लगता है कि ऐसा जो बयानबाजी है इससे कोई फायदा नजर आता है या आने वाला है? देखिए, वो तो एक बात है जो पलटू चाचा इसलिए कहते हैं, जब देखिए दिल जब जल जाता है तो भाव और भाषा बदल जाती है। आपको कोई पीट देगा तो आपके मुंह से अपशब्द भी निकल सकता है या कहीं कुछ बात निकल सकती है। महागठबंधन के रूप में जनता को, बिहार की 12 करोड़ जनता को ठगने का काम किया गया। एक नारे पर हम लोगों ने चुनाव लड़ा, और आप जो है सो बहाना बना करके जिसको गाली, मोदी जी ने कहा था कि डीएनए खराब है नीतीश जी का, ये कितनी बड़ी गाली थी इसको
कितनी बड़ी गाली दी गई थी और कितना ट्रक पर लोड करके नाखून और केस काट के भेजा गया था डीएनए टेस्ट के। क्या मैं पूछना चाहता हूं उसका डीएनए टेस्ट हो गया? नीतीश जी डीएनए टेस्ट पास कर गए और इन्होंने कहा था मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, विधानसभा में रिकॉर्ड है, मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। आप तो मिट्टी में मिले नहीं और भाजपा के साथ कैसे चले गए? तो इस पर पलटू चाचा कहते हैं, कोई पलटू चाचा ये कहते हैं, ये गैर संवैधानिक शब्द नहीं है, विधानसभा में एक्सेप्टेबल है और विधानसभा के रिकॉर्ड में जाता है। तो उसने गालियां तो नहीं दी। उन्होंने कहा जो मेरे चाचा है वो कब पलट जाएंगे इसका कोई भरोसा नहीं। बात तो सही है, ये तो कोई गलत बात उन्होंने नहीं कही है। जी मैं ये कह रहा था कि इसमें कई चुनावी फायदा कहीं नहीं दिख पाता, इस लेकर के ये जो बयानबाजी है उसका कोई असर भी नहीं। बयानबाजी तो चुनाव, अब नीतीश जी बोलने लगे अरे भाई मियाँ बीबी का झगड़ा सब जगह होता है। तो मियाँ बीबी का झगड़ा हुआ, तेज प्रताप जी में हुआ, जिसमें हो तो पहले वो उनका पारिवारिक मामला है, आप उठाते हैं, फिर आपका भी पारिवारिक मामला क्या है वो भी उठाया जाएगा। आप यदि स्तर गिराइएगा तो लोग उठाएंगे, लेकिन हम लोगों को ये आशा नहीं थी। नीतीश जी जैसे वरिष्ठ नेता जो 15 साल तक रहे और जिनकी छवि भी अच्छी थी, वैसे लोग व्यक्तिगत घबरा करके व्यक्तिगत हमला करना शुरू कर दें, पारिवारिक हमला शुरू कर दें, ये बहुत दुखद बात है, ये बहुत दुखद बात है इन्होंने किया। जी दृष्टिकोण से सही भी है और मैं देखूं तो ये तमाम तरह की जो पार्टियां हैं अपने अपने स्तर से तमाम तरह की चीज़ें सोचती है। और मैं अभी जब जो है खेमा बदलने की बात कर रहा था तो मैं जीतन राम मांझी को भी कोट करना चाहूँगा, वो भी पाला बदल लिया, उसके संदर्भ में आपके क्या विचार? जीतन राम मांझी तो जग जाहिर है, उसके बारे में क्या बोलेंगे। जीतन राम मांझी जी सुबह में क्या बोलेंगे, शाम में क्या बोलेंगे, ये तो नीतीश जी ही समझते होंगे, उनको नीतीश जी को वो समझते होंगे, उसके बारे में हम नो कमेंट। तो सर वर्तमान में प्रखंड क्षेत्र में जो आपके कार्य हैं जो आप बता रहे हैं, तो क्या आपका जो मैं देख रहा हूं, मैं समझ रहा हूं उसके दृष्टिकोण से, तो आप पर उम्मीद राष्ट्रीय जनता दल वापस जता सकती है, तो क्या आपको लगता है कि दोबारा आप परचम लहरा पाएंगे प्रखंड क्षेत्र में? वो तो आम जनता का फैसला होगा। मैं तो कर्म में विश्वास करता हूँ। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा था कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। फल की चिंता तो मैं कैसे करूँगा, कर्म कर रहा हूँ। मैंने अच्छा काम किया था तो मुझे टिकट मिला। मैं लगातार राजनीतिक रूप से जागरूक रहा, कार्यकर्ता के रूप में काम किया, हमको टिकट मिला। हमने काम किया होगा तो फल देगी जनता, इसकी घोषणा मैं कैसे कर दूंगा? पहले ये तो आम जनता का फैसला होगा, वो स्वीकार होगा। तो सर आपकी जब सरकार बनेगी तो जो तमाम मुद्दे आप बता रहे थे, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, अफसरशाही, घूसखोरी, जो भी स्थितियां हैं, और कई आंगनबाड़ी सेविकाओं की वेतन वृद्धि का भी मामला है, और भी कई तरह की चीज़ें हैं जो कि सुशासन बाबू जिसको कहते हैं वो अटका कर रखे हुए हैं और बड़ी स्थिति खराब हो चुकी है। तो क्या लगता है बिहार बदलने वाला है अब? निश्चित रूप से बदलेगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारा पहला जंग शुरू होगा। हम लोगों ने जो काम किया कर दिया। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी जंग जारी रहेगी और जितने भी संविदा के रूप में हो, चाहे वह आंगनबाड़ी हो, टोला सेवक हो, जीविका हो, चाहे नियोजित शिक्षक हो, चाहे प्रेरक उत्प्रेरक हो, चाहे अन्य जो भी लोग हो, सभी लोगों को इस तरह फंदे पर नहीं लटकाया जाएगा। नौजवानों के साथ क्रूर मजाक किया गया, क्रूर। और उसकी आज संविदा पर उसको नौकरी दे दी गई, उसकी उम्र समाप्त हो जाएगी, आप हटा दीजिएगा। क्रूर मजाक नहीं हुआ, वह हल जोतेगा। आज पूरे विश्व में यह उदाहरण है। मैंने विधानसभा में भी कहा था, जो पहले नौकरी से पहले एग्जाम लिया था, परीक्षा लिया जाता है, तब नौकरी दी जाती थी। इन्होंने कहा डिग्री लाओ नौकरी पाओ, लोग डिग्री लाए नौकरी पाए। तब इन्होंने कहा हमको दक्षता परीक्षा लेंगे तुमको। भाई कबीरदास के उल्टे बानी, अब बरसे कंबल भींगे पानी। पहले परीक्षा लोगे, बहाल करोगे नहीं। जिसकी परीक्षा लेता है वो अटकिए जाता है, आज तक बहाली नहीं कर पाया। आज तब कहते हैं कि जो आप जो है सो इसके बाद परीक्षा लेंगे, वो बेचारे के पेट पर फिर लात मारेंगे। 10 साल के बाद जब उसकी उम्र समाप्त हो जाएगी तब आप उसके पेट पर लात मारिएगा, तब वो दक्ष है कि नहीं तब आपको दिमाग में आया है बात। आप सरकारीकरण कीजिए, जिस भी कर्मचारी का कीजिए, उसको सरकारी नौकरी दीजिए, उसको गारंटी दीजिए रिटायरमेंट तक तुम सरकारी नौकर के रूप में रहोगे, तुम्हारा रोजगार खत्म नहीं किया जाएगा। हाँ, वो गलत करेगा उसको बर्खास्त कीजिए, आप उस पर कार्रवाई कीजिए। आप उसको लटकाए हुए हैं, तुम्हारी नौकरी खतरे में, संविदा पर हो तुम, ये कौन सी बात है? ये जो सरकार है ये कोई तानाशाह थोड़े है, ये कोई कॉर्पोरेट जगत का आदमी थोड़े है। ये तो जनोपयोगी होती है। प्रजातंत्र में जो सरकार होती है प्रजा के प्रति जिम्मेवार होती है। आप उसको लटकाए हुए हैं,
वो क्या काम करेगा? वो तो कल है, कल हमारा नौकरी खत्म हो जाएगा, फिर 3 साल के बाद होता है कि नहीं, फिर रेगुलर होगा कि नहीं, ये कोई बात नहीं, ये तो बहुत गलत बात। सर एक आखिरी प्रश्न कि SC ST के संदर्भ में जो नीतीश कुमार ने जो एक नीति लाई है कि जिसके अंतर्गत जो है अगर किसी भी दलित परिवार में किसी की हत्या हो जाती है तो उसको नौकरी दिया जाएगा एक सदस्य को, यह कहाँ तक तर्कसंगत या न्यायसंगत लगता है सर आपको? ये तो एकदम निश्चित, ये जो है मानव के, ये जो है मानवाधिकार के खिलाफ बात है। आप पहले उसकी घोषणा कर रहे हैं आपकी मृत्यु हो जाएगी, गोली खाओ तुम, ये गुंडागर्दी का राज इनका चलेगा, तुम गोली खाओ, तुम्हारे पिता अथी को नौकरी दे दिया जाएगा। बताइए तो ऐसा कभी हुआ है क्या? कोई आदमी मर भी रहा 80 बरस का बूढ़ा, 85 बरस का बूढ़ा, उसको कह सकते हैं आप मरिए आराम से, आपके बाद जो है हम आपके बेटा को दे देंगे, ये कहा जा सकता है क्या? यही है मानवता? किसी की घोषणा, मरने की घोषणा आप पूर्व में कर रहे हैं, मर जाए और गुंडागर्दी को ठीक करे। मतलब ये अपनी नाकामयाबी को छिपाने के लिए इन लोग वो बोल रहे हैं जो हमारे राज्य में जो गुंडागर्दी होगा और दलितों की जो हत्या होगी तो उसको नौकरी दिया जाएगा। बारे 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 दलितों की हत्या क्यों होगी? आप सरकार में हो, इस्तीफा दो, हत्या क्यों होगी उसकी? इस बात उसको नौकरी दोगे, इसके बाद हत्या क्यों होगी? इस बात इसका कौन जिम्मेवार है? ये मैं पूछना चाहता हूँ। और जिस दिन ये लाया गया, मैं इसलिए भी पूछ रहा था, जिस दिन ये लाया गया उसके दूसरे दिन मैंने अखबार के मुख्य पृष्ठ पर ये देखा कि एक दलित जो व्यक्ति है उसकी हत्या कर दी गई घर घुसकर, इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा था। वो तो होगा ही। आपने ये नहीं कहा कि दलितों की हत्या होगी तो फांसी की सजा 8 दिन के अंदर देंगे, 15 दिन के अंदर देंगे, तुरंत ट्रायल चला करके हम देंगे, ये नहीं कहा। अपराधियों को आपने नहीं कहा। अब मरने वाले को प्रोत्साहन अतिय दे रहे हैं, सांत्वना पहले कि तुम्हारी मौत हो जाएगी तो सहो, गोली खा लो, तुमको नौकरी मिलेगी। खाली उल्टा पुल्टा बात बोलते हैं। ये अब बात को पलटने में भी माहिर है। इसको पलटू ऐसे नहीं कहा गया है। इन्होंने कहा जब हम लोग विधानसभा में सत्र चल रहा था और अंतिम दिन था तो एक हमारे साथी थे विधायक, वो ला करके ये मास्क बांटने का काम किए। उधर से आए तो हम लोग, एमएलए को तो खोला नहीं सकता था, सभी सिपाही सब जो पहने हुए, खोलो, पैनिक कर रहे हो, खोलो। बाद में आप घोषणा कर रहे हैं जो मास्क पहनो, आपने खुलवा दिया। आपने कहा बिहार में जो हमारे मजदूर हैं, हमारे भाई हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं, वो जो बिहार वहाँ नौकरी कर रहे थे, वो जो लौटना चाह रहे थे कोरोना काल में, खाना नहीं मिल रहा था उसको, वहाँ का लोग खाने नहीं दे रहा था, जेब में पैसे नहीं थे। आपने कहा कि मैं किसी कीमत पर आने नहीं दूंगा। फिर वो आया भी, कितना मरा, बहुत तकलीफ हुई। फिर कहा कि हम गाड़ी देंगे। लोगों ने ऑफर किया, सोनिया गांधी जी ने, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने, तो कहा कि नहीं वहाँ पैसा जमा कीजिए भारत सरकार में। भारत सरकार कहा कि बिहार सरकार के माध्यम से लेंगे। ये लोग पैसा दिया नहीं। जिसको खाना नहीं मिल रहा उसको कहते टिकट करा के और यहाँ पैसा देंगे हम। यहाँ पैसा कैसे दोगे तुम? यहाँ पैसा दोगे, उसका क्या मामला है? वहाँ उसको पैसा नहीं मिल रहा है। 1000 रुपया का टिकट के लिए वो सूद पर लेगा कि क्या बेचेगा कि कहाँ से क्या करेगा, और यहाँ आके पैसा दोगे तुम। वहीं पर काहे ने ट्रेन फ्री किया? 2008 में जब यूपीए की सरकार थी, लालू जी केंद्र में मंत्री थे, रेल मंत्री, 2008 में जो कोसी त्रासदी हुई थी, रेल फ्री था, हर स्टेशन पर खाना बनता था, मिलता था मुफ्त में, और रेल फ्री, जिसको जहां जाना है कमाने के लिए जाइए। आप क्यों नहीं किए? दोनों जगह डबल इंजन की सरकार है आपकी। कहते डबल इंजन की सरकार है आपको। ये तो फेल कर चुके हैं। नीतीश जी का एक और नारा सुनिएगा, कहते हैं मैं न फंसाऊंगा और न बचाऊंगा। ठीक है भाई, आप सरकार में हो, फंसाओ मत, फंसाना चाहिए भी नहीं किसी को। क्यों फंसाओगे किसी को? लेकिन बचाऊंगा क्यों नहीं? यदि किसी निर्दोष को, ये आपका पदाधिकारी सब कैसे निर्दोष को फंसाता है, सब लोग जानते हैं। सस्पेक्टेड में देकर के पैसा वसूलता है। यदि उसको फंसाता है तो आपकी जिम्मेदारी है जो निर्दोष आदमी को बचाने का। यदि मेरे सूबे का मुख्यमंत्री हमारा नेता हुआ नीतीश कुमार, वो कह रहे हैं, सूबे का मालिक कह रहा है जो बचाऊंगा भी नहीं, तो जो निर्दोष गया उसको बचाएगा कौन? जमीन बेच करके पैसा दे, वो डीएसपी, वो एसपी, वो थानादार, वो जमादार, उसका पैसा वसूलेगा। कितनी बड़ी गलती बात। न फंसाऊंगा नहीं, फंसाओ नहीं, लेकिन जो निर्दोष है उसको बचाना तो भी तुम्हारा राइट। हम लोग लोग आता है निर्दोष है, हमारा मुख्यमंत्री कहता है बचाऊंगा नहीं, तो मेरी क्या बात सुनेगा कोई? हम लोग कह देते हैं, लेकिन तो पैसा लेगा, अपने मन से करेगा। ये चीज़ें तो आपने जो सही कही, और ये मैं देखा भी पिछले दिनों जो उन्होंने पार्टी बदल ली, वो सृजन घोटाला को लेकर जो है ऐसा हुआ था, तो वो खुद भी नहीं अपने आप को बचा पाए थे। ये भी चीज़ें घोटाले की रफ्तार है, घोटाले का लिस्ट है, 55 से 60 घोटाला हुआ। क्या हुआ है इस बिहार में? इस बिहार के आंगन में सृजन घोटाला हुआ, शेल्टर होम
कितना बड़ा कलंक, आने वाली आप पीढ़ी कभी नहीं भूलेगी जो हमारी बच्चियों, मासूम बच्चियों के साथ क्या क्या हुआ। घोटाला कितना लगेगा, धान घोटाला, कुआं घोटाला, शौचालय घोटाला, क्या क्या घोटाला, 55-60 घोटाले हैं। लालू यादव पर एक आरोप लगा दिया 120B घोटाले में षड्यंत्र में शामिल। जो कह रहे हैं जो बचाऊंगा नहीं, वो षड्यंत्र में शामिल किसी को पुलिस दिखा सकती है। जितने पदाधिकारी के यहाँ से चारा घोटाला क्यों नाम दिया, वो तो पशुपालन घोटाला था, दवा का लूट था, फल्ला का लूट किए हुए था। ये लोग ट्रेजरी को ये करके 100 करोड़ के बदले 1000 करोड़ निकाले हुए था ये लोग। इसमें मुख्यमंत्री जी कहीं नहीं होते थे और लालू जी ने केस करने का काम किया, उसको षड्यंत्र में आपने फंसा दिया। जिस पदाधिकारी के आपने मुख्यमंत्री आवास, लालू यादव का जितना खौर खानदान, बेटी का रिश्तेदार, बेटा का रिश्तेदार, जिसका सबका घर कोड़ के देखा, कहीं पैसा नहीं मिला आपको। और जो पदाधिकारी के यहाँ पैसा मिला वो सरकारी गवाह बन गया, जिस पर कि लालू यादव ने FIR किया था, वो सरकारी गवाह बन गया। और लालू यादव जेल के कोठरी में, कोई पदाधिकारी नहीं है। लालू यादव आए मुख्यमंत्री के रूप से, ट्रेजरी से पैसा निकाल के चले गए। यही हुआ था क्या, यही होता था क्या? तो ये तो षड्यंत्र है ऊपर से नीचे तक, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये नेल्सन मंडेला ने जिस तरह अश्वेत होने के चलते भुगता था, वही भुगत रहे हमारे नेता, भुगत रहे हैं। वो गरीबों की आवाज जो उठाएगा वैसा भुगतेगा। अम्बेडकर साहब उठाए, भोगे। जितने लोगों ने उठाया, महात्मा गांधी उठाए, उसकी हत्या हुई। आज भी महात्मा गांधी लोगों के प्रिय है। और आज क्या है, आज गोडसे जिसने महात्मा गांधी की हत्या की और जो उसको मानने वाले लोग थे वो शासन में चला रहे हैं, तो ऐसे हत्या होगी। तो सर मैं उम्मीद करता हूं कि राज्य में और प्रखंड क्षेत्र में जो है आपकी सरकार आने के बाद, आपके चुने जाने के बाद तमाम तरह की विकास की जो प्रक्रियाएं हैं वो लगातार तीव्र गति से वृद्धि होगी। सर आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। देखिए, ये तो मैं पूर्व में भी कहता, जो काम मैं कर रहा हूं मैं तो कर ही रहा हूं। उसमें एक शब्द में ये बता दूंगा कि वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। हमारी सरकार आएगी, हम बताएं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, धन्यवाद, जय हिंद।